दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आप सभी लोगों को क्लास 12 केमिस्ट्री का ऑल चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस बताने वाला हूं और उस पर किस प्रकार से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है ये सब चीज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा चैप्टर है चैप्टर 1। कौन सा चैप्टर है हमारा? विलियन। ठीक है, विलियन चैप्टर से हम लोग शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट फॉर्मूला की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हमारा देखिए इसमें फॉर्मूला होता है जो इम्पोर्टेंट है वो मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं दोस्तों? 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? उस विलियन की क्या बोलते हैं? मोलरता बोलते हैं। तो हम लोग इसमें परिभाषा नहीं देखेंगे, हम लोग इसमें क्या देखेंगे? फॉर्मूला देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए मोलरता का जो फॉर्मूला होता है, मोलरता को सबसे पहले हम लोग किससे दर्शाते हैं दोस्तों? मोलरता को हम लोग दर्शाते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है इसका फॉर्मूला? डब्लू गुणे 1000 बटे में एम ए इंटू वी, जो कि एम एल में होता है। और दोस्तों यही है हमारा फॉर्मूला, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। और इसका मात्रक को नहीं भूलना है। देखिए इसका मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर। तो इसको हमें याद रखना है। तो इस प्रकार से हमारा पहला फॉर्मूला बन जाता है। और दोस्तों ये जो W है, ये W हमारा क्या है? विलेय का भार है। ये जो Ma है ये हमारा विलेय का अणु भार है। और जो V है ये हमारा विलायक का भार है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें फॉर्मूलेस को तैयार करना है, सब चीज का मतलब जानना है, यानी कि W क्या है और Ma क्या है, V क्या है, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। तो इससे हम लोग हमें ये बेनिफिट होगा, जो न्यूमेरिकल्स होगा उसमें क्या क्या गिवन है वो हमें चुटकियों में पता चल जाएगा। ठीक है, अगर ये हमें पता रहेगा तो ये सब क्या होते हैं। तो चलिए दूसरा जो हमारा है वो क्या है? मूललता। मूललता, और मूललता को हम लोग किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एम से दर्शाते हैं। ठीक है, स्मॉल एम से दर्शाते हैं। तो देखिए मूललता का हमारा क्या होता है फॉर्मूला? डब्ल्यू गुणे 1000 बटे में एम ए इंटू कैपिटल डब्ल्यू। और ये किस में होता है दोस्तों? ग्राम में होता है। ठीक है, जहाँ डब्ल्यू क्या है हमारा? विलेय का भार। एम ए क्या है? विलेय का अणु भार। और ये जो कैपिटल डब्ल्यू है ये हमारा विलायक का भार होता है, जो कि ग्राम में होता है। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति किग्रा या किलोग्राम। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। दोस्तों देखिए कितनी ही आसानी से मैं आप सभी लोगों को ये न्यूमेरिकल्स वाले जो फॉर्मूलेज होते हैं बता रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा कौन सा है? तीसरा हमारा कौन सा है? क्या है? नॉर्मलता है। उसके बाद मोल प्रवाह भी बताऊंगा। नॉर्मलता से वैसे ज्यादा तो नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बन जाते हैं न्यूमेरिकल्स, तो इसे भी आपको याद रखना है। लेकिन नॉर्मलता को हम लोग कैपिटल एन से दर्शाते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन में EQ इंटू वी। अब दोस्तों आप लोग का ये सवाल होगा कि जो EQ है ये क्या है? ठीक, ये जो EQ है, ये क्या है? तो ये हमारा ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। ये जो EQ है हमारा, ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। तो ये इसका ये क्या हो जाएगा? मात्रक तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, तुल्यांक प्रति लीटर इसका मात्रक हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा जो अगला फॉर्मूला बनता है ये मोल प्रभाज का बनता है। इसको हम लोग मोल अंश भी बोलते हैं। और इस पर न्यूमेरिकल भर भर कर पूछे जाते हैं। नॉर्मलता पर ज्यादा नहीं बनते हैं, लेकिन ये मोलरता, मोललता और मूल प्रभाज जो होता है इस पर न्यूमेरिकल हमारे भर भर कर बनते हैं। इसको हम लोग काई से प्रदर्शित करते हैं। मूल प्रभाज को याद रखिएगा। तो सबसे पहले जब हम लोग आ, देखिए इसको हम लोग काई ए, ठीक है, इसका दो फॉर्मूला है, आगे बताऊंगा। देखिए ये काई ए क्या है हमारा?
विलायक का विलेय का मोल प्रभाज है, ठीक है। जो काई ए हमारा होता है, जैसे हमारा कोई दे दिया, जैसे एसिटिक अम्ल दे दिया और वाटर दे दिया, तो इसमें हम लोग कौन सा विलायक है और कौन सा विलेय, इसमें ग्लिसरॉल दे दिया, तो इस सभी में हमको क्या करना होगा, इसका मोल प्रभाज ज्ञात करना होता है। तो जैसे ग्लिसरॉल और वाटर हो गया, तो ग्लिसरॉल हमारा इसमें क्या है, विलेय है, और जो हमारा वाटर है वो हमारा क्या है, ये हमारा विलायक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें फॉर्मूला को याद रखना है कि ये होता है हमारा Na बटे में Na प्लस Nb। ये हमारा किस चीज का होता है, विलेय का फॉर्मूला होता है, विलेय का मूल प्रभाज। जहाँ ये क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है Na, और जो Nb है ये हमारा विलायक के मोलों की संख्या है। इस प्रकार हमें जो काई भी हम लोग जब निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए फॉर्मूला बनेगा Nb, यानी कि विलायक का मूल प्रभाज बटे में विलेय का मूल प्रभाज प्लस विलायक का मूल प्रभाज। तो इस प्रकार से हमारा पूरा फॉर्मूला बनकर रेडी होता है मूल प्रभाज का। ये हमारा विलेय का मूल प्रभाज है, ये हमारा विलायक का मूल प्रभाज है। तो इस प्रकार से हमारा मूल प्रभाज निकलता है। और दोस्तों नोट में एक बात याद रखिएगा, पॉइंट है ये, ठीक है। नोट में एक बात आपको याद रखना है, जो काई ए और काई बी होता है, ये बराबर होता है 1 के, ये बराबर होता है 1 के। तो इसे आप लोग जरूर से याद रखिएगा। अगर आप सभी लोग एक निकाल लेंगे, यानी कि मूल प्रभाज इसका निकाल लेंगे, और वाटर का मान लीजिए पूछेगा, तो आपको क्या करना है, वाटर वाले में इसका मूल प्रभाज आप लोग निकाल लेंगे, तो यहाँ पर पुट कर दीजिएगा और इसको उधर भेज के माइनस कर लीजिएगा 1 से, जितना आएगा ये हमारा वाटर का मूल प्रभाज आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, फॉर्मूलेज बनते हैं, और इससे हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स को बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रहने चाहिए। ये मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। चलिए ये देखें, ये चल रहा है। कुछ पॉइंट्स और हैं, क्या यही बता दें या फिर दूसरे पेज पर चलें? चलिए यही बता देते हैं। दोस्तों देखिए कुछ और पॉइंट्स है, जैसे हमारा आप लोग सुने होंगे W/W परसेंटेज, यानी कि भार बटे भार परसेंटेज, और आयतन बटे आयतन परसेंटेज, भार बटे आयतन परसेंटेज, और ppm, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन होता है। तो इसको हम लोग फॉर्मूला याद रख लेते हैं, यानी कि ये इतने ज्यादा, मतलब जो मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ वो आते तो नहीं है उतना, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है। आपको जैसे पूछ लेगा कि विलयन के आधार पर, ठीक है, विलयन के आधार पर सांद्रता कितने प्रकार के होते हैं, सांद्रता कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी लोगों को ये 4 लिख देना है, और 4 जो बता रहा हूँ उसको करना है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं W/W परसेंटेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भार बटे भार परसेंटेज। तो ये हमारा क्या होता है, विलेय का भार, विलेय का भार बटे में विलायक का भार, विलयन का भार, विलेय का भार बटे विलयन का भार पूरे 100। तो इस प्रकार से हमारा W/W परसेंट का ये फॉर्मूला बनता है, याद रखिएगा। देखिए V/V परसेंट की बात करें, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आ, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100 गुणे 100। तो इस प्रकार से हमारा V/V परसेंट का फॉर्मूला बनता है। अगला है W/V परसेंटेज। ये हमारा क्या होता है दोस्तों, विलेय का भार
विलेय का भार बटे विलयन का विलेय का भार सॉरी हाँ सही है, विलेय का भार बटे विलयन का आयतन इंटू 100। तो इस प्रकार से देखिए तीन है, एक और होता है दोस्तों, वो होता है हमारा पीपीएम और एक पीपीबी होता है, पार्ट्स और बिलियन, लेकिन उसको हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमको पीपीएम ही पढ़ना है। अगर एमसीक्यू में आप सभी लोग से पूछ देगा कि पीपीएम का मान या सूत्र क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा, विलेय का भार बटे विलयन का भार इंटू 10⁶ यानी 10⁶। तो ये होता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज, आप सभी लोग देख सकते हैं। ये हमारे सांद्रता के आधार पर, विलयन की सांद्रता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, सांद्रता के आधार पर जो विलयन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो यही होता है। देखिए मोलरता होता है, नॉर्मलता होता है, मोल प्रभाज होता है, उसके बाद डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज, वी बाई वी परसेंटेज, डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज और पार्ट्स पर मिलियन। तो इस प्रकार से हमारा आठों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप सभी लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से जो फॉर्मूलेज हैं। हाँ तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से चैप्टर 1 से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। तो चलिए देखते हैं। देखिए अगला हमारा जो है वो अणु संख्या गुणधर्म के आधार पर होते हैं फॉर्मूला, जो कि 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है, हिमांक का अवनमन होता है, पराशर दाब होता है। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा है अणु संख्या गुणधर्म में, ये देखिए अणु संख्या गुणधर्म। अगर आप सभी लोगों से एमसीक्यू में पूछ दे कि निम्न में से अणु संख्या गुणधर्म कौन सा है, अणु संख्या गुणधर्म, तो ये 4 में से कोई एक ऑप्शन आ जाए तो आप सभी लोग टिक कर दीजिएगा। सबसे पहला हमारा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो इससे हम लोग, इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट बराबर में क्या होता है, डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए इंटू में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला फॉर्मूला तैयार होता है। ठीक है, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। और दोस्तों जिसमें ये क्या है, पी नॉट हमारा क्या है, जो पी नॉट है ये हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है। पी एस हमारा क्या होता है, पी एस जो होता है हमारा विलयन का वाष्प दाब होता है। डब्ल्यू ए हमारा क्या होता है, विलेय का भार होता है। और एम ए क्या होता है, विलेय का अणु भार होता है। डब्ल्यू बी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर डब्ल्यू बी होगा। ठीक है, डब्ल्यू बी क्या होता है, विलायक का अणु भार, विलायक का भार सॉरी, और एमबी क्या है, विलायक का अणु भार। तो इस प्रकार से हमारा ये तैयार हो चुका है फॉर्मूला। अगले फॉर्मूलेज पर चलते हैं। देखिए अगला जो होता है हमारा क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए जो क्वथनांक का उन्नयन होता है इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टीबी से। तो डेल्टा टीबी जो होता है ये समानुपाती होता है मोललता के। आप सभी लोगों को पता होगा इसका फॉर्मूला, कि जब किसी वाष्पशील पदार्थ में, ठीक है, अवाष्पशील पदार्थ को मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक, वाष्प दाब, तो वाष्प दाब का जो वाष्प दाब होता है उसका, उसमें कुछ कमी आती है, जिससे उसका जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ग्रो कर जाता है। तो वही हमारा क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन।
तो आप सभी लोग इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं इसको। और ये मूललता के समानुपाती होता है। मूललता को जब हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पर मूलल उन्नयन स्थिरांक ऐड होता है, और मूललता का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, W इंटू 1000 अपॉन में MA इंटू कैपिटल W, ये हो जाता है। तो देखिए बहुत ही आसानी से मैं आप सभी लोगों को इजी तरीके से बता रहा हूँ कि आप सभी लोग दोबारा भूलिएगा नहीं। और इसका जो मात्रक होता है केल्विन होता है। उसके बाद अगला है हमारा हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन, तो जो हिमांक का अवनमन होता है दोस्तों, तो ये इससे हम लोग डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी एज इट इज ही होता है क्वथनांक का उन्नयन की तरह। लेकिन ये देखिए इसका परिभाषा क्या होता है कि जब हम लोग किसी अवाष्पशील पदार्थ में जब जब हम लोग किसी वाष्पशील पदार्थ में अवाष्पशील पदार्थ को क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो इससे क्या होता है, इसके और इसके वाष्प दाब में कुछ कमी हो जाती है, जिससे उसका जो हिमांक होता है उसमें भी कुछ कमी हो जाती है। उसके वाष्प दाब के साथ साथ हिमांक में भी कुछ कमी हो जाती है, जिसे हम लोग हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो इससे भी हम लोग डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी डेल्टा TF से। और ये जो KF जो कि एक नियतांक है, ये हमारा क्या होता है, मूलल अवनमन स्थिरांक होता है। और मूललता का यहाँ पर फॉर्मूला ऐड कर देंगे, W गुणे 1000 बटे में MA इंटू कैपिटल W। तो फाइनली ये हमारा तैयार। इसका भी हमारा जो मात्रक होता है क्या होता है, केल्विन। ठीक है। और हिमांक का अवनमन हो गया परासरण दाब, जो कि लास्ट है, परासरण परासरण दाब। देखिए परासरण दाब का जो फॉर्मूला होता है, इससे हम लोग परासरण दाब पहले बात तो किसे कहते हैं दोस्तों, इसमें आप सभी लोगों को परिभाषा भी तैयार कराते हुए चल रहा हूँ। जो परासरण दाब होता है, जो परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, देखिए इसका परिभाषा क्या होता है, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, ठीक है, एक झिल्ली होती है, कौन सा झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो उस झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा परासरण की प्रक्रिया को रोका जाता है। तो यही क्या होता है, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जो दाब लगाया जाता है, जो प्रेशर उस पर एब्जॉर्ब किया जाता है, लगाया जाता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। इसे हम लोग पाई से प्रदर्शित करते हैं। यह होता है फॉर्मूला हमारा CRT। ठीक है, जो कि C क्या होता है हमारा सांद्रता, R क्या होता है हमारा नियतांक होता है, और D टेम्परेचर होता है। इसको हम लोग एक और रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि C बराबर होता है हमारा, क्योंकि C बराबर होता है N/V होता है। तो यहाँ पर हम लोग N/V कर लेंगे, पाई बराबर हो जाएगा हमारा N/V RT। और दोस्तों N/V को हम लोग एक और तरीके से भी यहाँ पर लिख सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट से आए आप सभी लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ बता दे रहा हूँ, पाई बराबर हो जाएगा हमारा N को हमारा क्या है, विलेय, N क्या है हमारा, विलेय है, क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग W/A अपॉन M/A से प्रदर्शित कर सकते हैं, बटे में यहाँ पर RT और यहाँ पर V। ठीक, तो इस प्रकार से किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर, चाहे जैसे भी आए, आप सभी लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये इतना जितना भी था, इतना ये सारे फॉर्मूलेस, ऑल इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस आपको टोटली क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज की तरफ। दोस्तों अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए तो अगला चैप्टर है हमारा कौन सा है, वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इस चैप्टर से हमें क्या क्या पढ़ना है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमारा कुलराउज का नियम का फॉर्मूला आप सब लोग जान लीजिए, कुलराउज का नियम। देखिए जो कुलराउज का नियम होता है वो क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, जो कि वैद्युत किसी वैद्युत अनवघट जो पदार्थ होता है, किसी वैद्युत अनवघट जो पदार्थ होता है कोई,
उसको क्या होता है, उसकी जो मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता है वो भी किस पर, अनंत तनुता पर। तो किस अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अनवघट्य पदार्थ की जो मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकताओं का जो आयनिक या धनात्मक तथा ऋणायनिक आयन होता है वो उनके योग के बराबर होता है। तो यही हमारा क्या होता है, कोलराउज नियम। तो इसके फॉर्मूला को हम लोग जान लेते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, सेकेंड मेरा मार्कर। देखिए ये जो कोलराउज का नियम होता है वो लैम्डा इनफाइनाइट बराबर होता है, जो कि अनंत अनुता को दर्शाता है। लैम्डा कैटायन, लैम्डा नॉट कैटायन माइनस लैम्डा नॉट एनायन। अब ये कैटायन एनायन क्या है सर, तो देखिए ये हमारा धनात्मक वाला है, ये हमारा ऋणात्मक वाला है, यानी कि जो कैथोड पर जो रहेगा, जो इलेक्ट्रोड कैथोड पर रहेगा वो यहाँ पर लिखाएगा और जो एनोड पर रहेगा वो यहाँ पर। ठीक, इसका फॉर्मूला देखिए, जैसे अनंत अनुता पर हमने NaCl ले लिया, ये हम इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लेमडा नॉट Na प्लस और माइनस लेमडा नॉट Cl माइनस। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया कि अनंत अनुता पर किसी वैद्युत अनवघट्य पदार्थ की जो आयनिक चलक मूलर चालकता या तुल्यांकी चालकता का जो आयनिक योग है, मतलब जो धनात्मक और ऋणात्मक है यहाँ पर आयन, उनका जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, ये है ना, इसके बराबर। ठीक, तो यही हमारा कोलराउज लॉ होता है और ये है इसका फॉर्मूला, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और 3 नंबर में हमारा पूछा जाता है न्यूमेरिकल में। देखिए अगला जो है हमारा, ये क्या है, अगला हमारा क्या है, वैद्युत फैराडे का नियम। ठीक है, फैराडे का नियम। तो फैराडे का 2 नियम है, आप सभी लोगों को पता है फैराडे का नियम। अब चलिए मैं आप सभी लोगों को फॉर्मूला ही बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों नहीं तो ऐसी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और देखिए पहला नियम ये प्रथम नियम, देखिए यहाँ पर डाल देते हैं फर्स्ट लॉ, फर्स्ट नियम, फर्स्ट नियम और यहाँ पर सेकंड नियम। यहाँ से बस आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए जो फॉर्मूला होता है हमारा फैराडे का प्रथम नियम, वो W होता है बराबर ZIT। जो W होता है वो समानुपाती होता है Q के, इसमें प्रथम नियम में, और जो Q होता है वो बराबर होता है IT के। तो हम लोग W समानुपाती IT करते हैं, फिर उसके बाद समानुपाती का साइन हटता है तो हमारा Z जुड़ता है, जो कि दोस्तों थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम की वजह से मैं आप सभी लोगों को बोर्ड पर नहीं बता पा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं आप सभी लोगों को कुलराउज का नियम बता दिया था और ये फॉर्मूला भी मैं आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर करवा दिया था। उसके बाद देखिए इसका अनुप्रयोग अगर आप सभी लोगों को याद करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एक और फॉर्मूला होता है वियोजन की मात्रा, जिसे हम लोग अल्फा से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। तो ये जो अल्फा है हमारा, ये अल्फा जो है हमारा, इसको हम लोग वियोजन की मात्रा बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है कैप एम बटे में कैप इन्फिनाइट एम। तो जो कैप एम होता है वो किसी निश्चित सांद्रता पर मूलर की सांद्रता होती है, ठीक है, और जो अनंत अनुता पर मूलर चालकता होती है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा वियोजन की मात्रा ज्ञात होता है। इसके बाद वियोजन की स्थिरांक जो होता है जिसको हम लोग केसी से प्रदर्शित करते हैं, तो ये देखिए क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता बटे में अभिकारक की सांद्रता का फॉर्मूला होता है सी अल्फा बटे में 1 - अल्फा। इसको प्रूव करने के लिए कभी कभी बाई चांस बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो और इस पर न्यूमेरिकल भी कभी कभी बना हुआ है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देन नेक्स्ट है हमारा फैराडे का प्रथम नियम, जिसको मैं आप सभी लोगों को बोर्ड पर बता रहा था। अभी यहाँ पर कुछ लाइट्स की प्रॉब्लम हो गई थी दोस्तों, तो इस प्रकार से मैं आप सभी लोगों को कॉपी पर बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर तो क्लियर क्लियर सारे नियम लिखे हुए हैं, बोर्ड पर मैं आप सभी लोगों को ओनली फॉर्मूला जो बता रहा था, लेकिन इस कॉपी में सारे लिखे हुए हैं। और दोस्तों जितना मैं आप सभी लोगों को बोर्ड पर करवाया हूँ उसका भी पूरा लिखा हुआ है। तो अगर आप सभी लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा इसका PDF। ठीक, तो यहाँ से देखिए प्रथम नियम मैं आप सभी लोगों को बता दिया था। देखिए जो W होता है वो समानुपाती होता है, क्योंकि फिर W समानुपाती IT की और W बराबर ZIT। यहाँ Z हमारा क्या है, जेड हमारा क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। मैं आप सभी लोगों को इतना बता दिया था। देखिए जेड बराबर होता है E/F, जहाँ E क्या है हमारा,
पदार्थ का तुल्यांकी भार होता है और एफ हमारा फैराडे नियतांक होता है जो कि 96,487 होता है गुलाम। और ये अप्रोक्स इसको 96,500 माना जाता है। तो ये होता है हमारा प्रथम नियम। आगे बढ़ते हैं तो देखिए द्वितीय नियम क्या होता है हमारा। जो द्वितीय नियम होता है, ठीक, जो द्वितीय नियम होता है, इस नियम के अनुसार जब समान मात्रा की वैद्युत धारा समान समय के लिए दो अलग अलग वैद्युत अपघट्ट के लिए प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। यानी कि जो W1 होता है वो समानुपाती होता है E1 के तथा W1 समानुपाती होता है E2 के। तो ये सब आप सभी लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, परिभाषा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैराडे का नियम बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है केमिस्ट्री में। तो इससे आप सभी लोग याद रखिएगा। देखिए W1 बराबर होता है W2 के बराबर E1 बराबर E2। W1 अपॉन में W2 बराबर E1 अपॉन में E2। और एक होता है W1 अपॉन में W2 बराबर Z1 अपॉन में Z2। और इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, W1 बराबर W1 अपॉन में W2 बराबर E1 अपॉन में E2 बराबर Z1 अपॉन में Z2, इस प्रकार से। इसका नष्ट समीकरण तो देखिए, नष्ट समीकरण क्या होता है। नष्ट समीकरण इलेक्ट्रॉन विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाला समीकरण है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नष्ट समीकरण। सबसे पहले ये देखिए, ई सेल बराबर ई नॉट सेल होता है माइनस का 2.303 आर टी भाई एन एफ, जहाँ एन क्या है, विलय का मूलों की संख्या है, ये एफ क्या है हमारा फैराडे नियतांक है, आर क्या है हमारा टेम्परेचर है और आर नियतांक है। लॉग प्रोडक्ट की सांद्रता बते में विकारक की सांद्रता। तो ठीक है, इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला होता है नष्ट समीकरण का। देखिए दूसरा जो होता है ये भी नष्ट समीकरण का ही है और ज्यादातर यही वाला यूज होता है। और ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 बटे में एन लॉग प्रोडक्टन बाई में प्रोडक्ट आर का, ठीक है, सांद्रता। उसके बाद हमारा ई नॉट सेल हम लोग कैसे निकालते हैं, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको हम लोग ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यानी कि कैथोड में से हम लोग एनएड को घटा देते हैं। उसके बाद देखिए एक और फॉर्मूला होता है गिब्स ऊर्जा का, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का एन एफ ई नॉट सेल, ये होता है जहाँ जो एफ होता है फैराडे नियतांक और ई नॉट सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव है हमारा, ठीक। उसके बाद हमारा ये सब तो, उसके बाद हमारा नेक्स्ट फार्मूला है, नेक्स्ट फार्मूला क्या है, चालकता। तो देखिए चालकता हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं और इसका परिभाषा क्या होता है दोस्तों, इसका परिभाषा होता है प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अतः जो सी बराबर होता है 1/r इसका मात्रक, ठीक, ओम इनवर्स या साइमन या महो। विशिष्ट प्रतिरोध, किसी वस्तु का विशिष्ट प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपातिक का अनुप्रस्थ जो काट होता है, यानी कि जो ए होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से देखिए समीकरण 1 बनता है, समीकरण 2 बनता है, फिर 1 2 से हम लोग इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, आर बराबर रो इंटू एल बाई एल, और रो बराबर हो जाता है इसको आर इंटू ए बाई एल, और मात्रक होता है ओम इनवर्स या ओम मीटर, और इस विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद देखिए हमारा विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता क्या होता है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की चालकता कहते हैं। और देखिए और क्या होता है, इसको हम लोग कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, कप्पा बराबर होता है 1/रो, और कप्पा बराबर होता है एक और फॉर्मूला रो का, हम लोग जो यहाँ पर जो रो का मान यहाँ से हमने निकाला था इसको हमने यहाँ पर पुट किया है, तो ये विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला बनता है। इसका मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, साइमन इनवर्स साइमन सेंटीमीटर इनवर्स साइमन मीटर इनवर्स। इसके बाद मोलर चालकता, किसी विलयन के, देखिए मोलर चालकता क्या होता है, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित वैद्युत अपघट्ट के एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। इसे हम लोग कैप एम से या लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है के इंटू वी या कप्पा गुणे 1000 बटे में एम, ठीक। और इसका ये सूत्र होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या ओम इनवर्स साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और जहाँ एम क्या होता है, मोलरता होता है। तुल्यांकी चालकता की बात करें, किसी विलयन की वह चालकता जो 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्ट को घोलने से उत्पन्न होती है
उसे तुल्यांकी चालकता कहते हैं, जहाँ n नॉर्मलता होता है। यहाँ पर देखिए जो कैप EQ है वो बराबर होता है कप्पा गुणे 1000 बटे m के, और k इंटू वी क्या आयतन है। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर 2 के फॉर्मूलेज क्लियर हुए। अब चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर 3 के फॉर्मूलेज की ओर। तो दोस्तों देखिए अब है हमारा तीसरा चैप्टर, यानी कि कौन सा चैप्टर, रासायनिक बलगतिकी। और रासायनिक बलगतिकी से इम्पोर्टेंट मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले औसत अभिक्रिया क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। जब दो अलग अलग समय के मध्य अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता ज्ञात करते हैं तो उसे औसत अभिक्रिया कहते हैं। अलग अलग समय, याद रखिएगा। इस अभिक्रिया की दर को औसत अभिक्रिया की दर कहते हैं। देखिए इसको आर एवरेज से प्रदर्शित करते हैं, और उत्पाद के लिए जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्लस का डेल्टा टी, यानी कि प्रोडक्ट की सांद्रता बटे में डेल्टा टी, और बराबर होता है ये P2 माइनस P1 की सांद्रता बटे T2 माइनस T1। और अभिकारक की इसी तरह है, बस यहाँ पर माइनस हो जाता है। और R क्या है, हमारा अभिकारक है, और ये P क्या है, हमारा उत्पाद है। ठीक। और इसकी सांद्रता की बात करें तो जो P की सांद्रता है T2 समय पर उत्पाद की सांद्रता है ये वाला, और ये वाला T1 समय पर उत्पाद की सांद्रता है। इसकी बात करें तो T2 समय पर अभिकारक की सांद्रता, ये T1 समय पर उत्पाद की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। इस प्रकार से ये है R इंस्टेंट से इसे प्रदर्शित करते हैं ताक्षणिक वेग को, तो आप सभी लोग इसे भी देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं हम लोग। ये देख लीजिए, ये इसका ग्राफ है, अगर आपको करना है तो कर लीजिए। ये देख सकते हैं इसका ग्राफ। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया। एक और है वेग नियम, तो इसे आप सभी लोग याद रखिएगा। वेग नियम आता है, वेग नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उस अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। देखिए दर जो होता है वो समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के, और दर बराबर होता है कि अभिकारक की सांद्रता, यहाँ के क्या वेग स्थिरांक, और जो आर है वो क्या है, हमारा अभिकारक की सांद्रता। शून्य कोटि की अभिक्रिया आ गया। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, वे रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि आ, जो कोई अभिकारक की सांद्रता जो होती है वो चाहे घटे चाहे बढ़े चाहे कुछ हो, शून्य कोटि को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, वो चाहे घटे चाहे बढ़े कुछ हो। ठीक। तो ये इस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये उसका फॉर्मूला होता है कि हमारा वेग स्थिरांक है ए 0 से, यानी कि 0 से और टी समय तक हमारा होता है सांद्रता और बटे में टी, टी बराबर एक्स और टी भी हमारा फॉर्मूला होता है। इसके बाद एक और देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयु काल होता है वो क्या होता है, टी हाफ बराबर ए की सांद्रता बटे में 2 के, और इसका मात्रक मोल इनवर्स लीटर सेकंड में, याद रखिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करें तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, जिसका वेग जो होता है वो अभिकारक की जो सांद्रता होती है उसके समानुपाती होता है, और ये सांद्रता पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। इसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि जो दर होता है वो समानुपाती होता है, ए की, और माइनस का डी बाई डी टी हो जाता है, जहाँ ए क्या है, अभिकारक की सांद्रता होता है, और ये देखिए के ए। ठीक। और ये इसका कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात करते हैं, तो देखिए प्रथम कोटि की शून्य कोटि की, जो मैं आप सभी लोगों को शून्य कोटि का बताया हूँ, ये तो हो गया प्रथम कोटि का। देखिए फॉर्मूला याद रख लीजिएगा प्रथम कोटि का, सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में कुछ है तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप सभी लोग किसी भी कीमत पर किसी भी हालत पर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपके न्यूमेरिकल 110% आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तो ये फॉर्मूला जरूर से याद रखिएगा। देखिए के बराबर होता है माइनस, ये बराबर होता है 2.303 बटे में टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है। के बराबर 2.303 बटे में टी लॉग ए बटे में ए माइनस एक्स। ये क्या है, हमारा जो दिया रहेगा ए हमेशा 100 होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ए हमेशा 100 होता है, और एक्स जो होता है उसमें दिया रहेगा कि कितने परसेंट के लिए अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो उसमें से आप सभी लोग 100 में से जितना दिया रहेगा वो हटा दें, और इसका मात्रक सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स होता है। वहीं इसकी शून्य कोटि के, सॉरी, प्रथम कोटि का जो अर्ध आयु काल होता है
तो देखिए क्या होता है टी हाफ बराबर 0.693 होता है और इसका मिनट या सेकेंड मात्रक होता है। तो एक और टॉपिक बचा है दोस्तों, अर्हीनियस समीकरण से कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए अर्हीनियस ने एक समीकरण प्रस्तुत किया था जिसे अर्हीनियस समीकरण कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं। के बराबर ए ई माइनस का ई अपन में आर टी। के क्या है हमारा वेग स्थिरांक है, ये क्या है अर्हीनियस गुणांक है, और ये क्या है संक्रियण ऊर्जा है, सक्रिय ऊर्जा। आर क्या है हमारा गैस नियतांक है और टी परम ताप है। और इसका देखिए जो लघु गुणकी रूप होता है वो क्या होता है, के बराबर ये देखिए ए ई की पावर माइनस का ये बटे आर टी होता है। इसको जब हम लोग लॉग लेते हैं तो लॉग के बराबर होता है लॉग ए इंटू ई के पावर माइनस के ये बाई आर टी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए क्योंकि एक फॉर्मूला होता है लॉग एम इंटू एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन, तो यहाँ से लॉग के बराबर हो जाएगा लॉग ई के पावर ए प्लस लॉग ई के पावर ई माइनस के ये बाई आर टी। और दोस्तों लॉग एम के पावर एन का फॉर्मूला होता है एन लॉग एम, तो यहाँ से ये जो है ये आगे आ जाएगा, तो ये देखिए आगे आ गया। इसके बाद चलते हैं, तो इसके बाद देखिए हमारा लॉग ई बेस ई बराबर ए होता है, तो लॉग के बराबर लॉग ए बेस ई माइनस का ई ए बाई आर टी हो जाएगा। और दोस्तों लॉग ई बेस एक्स जो होता है, ठीक है, लॉग एक्स बेस ई जो होता है वो बराबर होता है 2.303 लॉग एक्स बेस 10 के। तो इसको हम लोग बदल लेंगे लॉग ए बेस 10 में, तो यहाँ से फिर हमारा लॉग ए 10 बेस हो जाएगा और ये माइनस का ई ए बाई ये देखिए माइनस का ये बटे में 2.303 आर एक बटे टी हो जाएगा। यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो ठीक है, ये देखिए इसका मान जो है लॉग 10, इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे तो फाइनल हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद दो अलग अलग ताप पर इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है लॉग के बाई के टू बराबर ये बटे में 9 ये बटे में ये देखिए ये बटे में 2.303 आर और यहाँ पर पहला ताप दूसरा ताप और फाइनल हमारा ये है टी टू माइनस टी वन बटे में टी वन अपॉन में टी वन इंटू टी टू। तो इस प्रकार से हमारा फॉर्मूलाज क्लियर हुआ 3 चैप्टर्स के। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर होंगे। और दोस्तों इस फॉर्मूले को आप सभी लोग किसी भी कीमत पर तैयार कर लीजिएगा। ये फॉर्मूलाज ये दोनों फार्मूला आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा सारा फार्मूलाज एक ही वीडियो में। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आप सभी लोगों के सपोर्ट की मुझे जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी करवा दीजिएगा। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।